नमस्कार मित्रों, आज हम लोग गांधी जी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी पर जो हमारी चर्चा चल रही थी उन चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बीच में सर्दी बहुत पड़ गई थी, इस वजह से उस दिन का ब्रेक लेना पड़ गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आज गांधी जी की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, जैसा हम 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में उनके जन्म के बाद लंदन शिक्षा प्राप्ति, लंदन में शिक्षा, बैरिस्ट्री की डिग्री, तदुपरांत दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में उनका संघर्ष और भारत में 3 क्षेत्रीय आंदोलन, चंपारण, अहमदा मिल, व खेड़ा पर चर्चा कर चुके थे। और इसके बाद में हम लोगों की जो आगे की चर्चा थी वो हम लोग जानते हैं कि इसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी रॉलेट एक्ट पर, और इसके बाद में चर्चा हुई थी हम लोगों की असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी पर जो चर्चा चल रही थी, उनके जन्म से लेकर, लंदन में शिक्षा प्राप्ति से लेकर और दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष को लेकर और भारत में 3 क्षेत्रीय आंदोलनों से लेकर हम लोग असहयोग आंदोलन तक पहुंच चुके थे। अब इस चर्चा को हम लोग उसके आगे बढ़ाएंगे और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि 1922 में जो पिछले उसमें मैंने समाप्त किया था, वो यहां से समाप्त किया था कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। गांधी जी ने, जैसा हम जानते हैं कि 5 फरवरी यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, गोरखपुर जिले में, यहां से यूपीपीसीएस में एक बार यह प्रश्न आ चुका है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो चौरी चौरा में जो थानाध्यक्ष सहित 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जो कृषकों की जो भीड़ थी वो आंदोलन कर रही थी और पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। उसके बदले में किसानों ने इस थाने को घेर कर चारों ओर से इसमें आग लगा दी थी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी और थानाध्यक्ष सहित 21 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इस हिंसात्मक कदम के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बारदोली बैठक में इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अब इसके बाद होता यह है कि यह आंदोलन वापस ले लिया जाता गांधी जी का, और इसके बाद में गांधी जी को सजा दे दी जाती है और गांधी जी को मार्च 1922 में, इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी स्थगित कर देते हैं और इसके बाद में मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1922 में गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। और एक जज होते हैं जिनका नेम होता है ब्रूमफील्ड। इनकी अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलता है। इनकी अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलता है और यहां पर जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलने के उपरांत गांधी जी को 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी जाती है। 6 वर्ष के लिए इनको जेल भेज दिया जाता है, परंतु स्वास्थ्य के आधार पर इनको 1924 में रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य इनका
बहुत अच्छा नहीं था। 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जी तो यहाँ 1922 में जेल चले जाते हैं। इसके बाद जो कांग्रेसी नेता जो कि असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर गांधी जी के का साथ दे रहे थे, उनके साथ संघर्षरत थे, असहयोग आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था और लगभग 2 वर्ष तक ये आंदोलन सक्रिय रहा। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको अचानक स्थगित कर दिया। इससे कांग्रेसी नेता के साथ साथ पूरे देश की जो जनता थी वो उसके अंदर एक ये उद्देश्य पनप गया, ये एक धारणा हो गई कि ये अचानक आंदोलन कैसे गांधी जी ने वापस ले लिया। इसको लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने अपनी अलग अलग टिप्पणियां की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कुछ कहा, गांधी जी मोतीलाल नेहरू जी ने कुछ कहा, सी राजगोपालाचारी ने भी कुछ कहा। तो उनकी टिप्पणियों को कभी कभार उठाकर पूछा गया है, वो चाहे कमीशन का एग्जाम हो या कोई वनडे एग्जाम हो, उसमें भी रखी गई हैं उनकी टिप्पणियां। जैसे असहयोग आंदोलन को अचानक गांधी जी ने जब वापस लिया था, तो इसमें मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू, जेएल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कन्याकुमारी के यदि किसी गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया है, कन्याकुमारी के किसी गांव ने यदि अहिंसा का पालन नहीं किया है, तो इसकी सजा जम्मू कश्मीर में के किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए। मतलब यह कि भारत के अगर किसी कोने में छोटी सी हिंसा की घटना हो गई है, तो इसके लिए पूरे देश को यह सजा क्यों दे रहे हैं गांधी जी कि आंदोलन को ही स्थगित कर दिया, और तब जब यह आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था। खैर, इनका यही स्टेटमेंट होता है मोतीलाल नेहरू का कि कन्याकुमारी के किसी गांव ने यदि अहिंसा का पालन नहीं किया, तो इसकी सजा जम्मू कश्मीर के किसी गांव को क्यों दी जाए। क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था। सुभाष चंद्र बोस की टिप्पणी थी कि ऐसे समय पर जब जनता का हौसला अपनी बुलंदी पर था, ऐसे स्तर पर जब यह आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, उस समय गांधी जी द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। खैर, ये नेता अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे थे, तो इनकी टिप्पणियों के उत्तर में हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा, क्योंकि ये सारे नेता भी अरेस्ट हो गए थे, गांधी जी तो 1924 में रिहा कर दिए गए थे, लेकिन ये सारे नेता अभी कैदी के रूप में ही अंदर थे, इनमें से कुछ नेता। तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था अपना, इनके द्वारा जो कमेंट किए जा रहे थे या इनके द्वारा जो भी टिप्पणियां की जा रही थी अचानक या अकस्मात असहयोग आंदोलन वापस लेने पर, तो इसमें गांधी जी ने कहा, कैदी राजनीतिक दृष्टि से मृत होते हैं। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो जेल के अंदर रहकर जो अन्य कांग्रेसी नेता असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर भांति भांति की टिप्पणियां कर रहे हैं, वो टिप्पणियां ना करें। कैदी कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से मृत होते हैं। खैर, अब हम इसके बाद में आते हैं, और नो डाउट कि असहयोग आंदोलन जैसा एक अखिल भारतीय आंदोलन जो एक पैन इंडिया मूवमेंट था, इसमें सभी कांग्रेसी नेता, भारतीय समाज के लगभग सभी वर्ग, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपनी पराकाष्ठा पर थी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों का सहयोग किया था, और इसी तरह मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण था और एक पराकाष्ठा के रूप में देखी जा रही थी। तो हिंदू, मुस्लिम, कृषक, विद्यार्थी अपने कॉलेजेस को छोड़ के, अपने स्कूल को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे, और अचानक इस आंदोलन को स्थगित किया जाना किसी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली, कह सकते हैं आपकी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। खैर, 1924 में गांधी जी यहां से रिहा होते हैं। इसके गांधी जी के द्वारा तो ये कदम उठाया गया, लेकिन इसके पीछे का एक बैकग्राउंड पे हल्की सी हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें यह था कि जब 1922 में असहयोग आंदोलन, एनसीएम, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट,
असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा जब स्थगित कर दिया जाता है, तो ये जो कांग्रेसी नेतागण होते हैं, जो कांग्रेसी खेमा होता है, ये मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाता है। कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे होते हैं जिनका यह मानना होता है कि कांग्रेस किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि में भाग ना ले, बल्कि गांधीवादी रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के प्रोग्राम को वो अपनाए। ऐसे ही कुछ नेताओं में जैसे सी राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा, वल्लभ भाई पटेल, व राजेंद्र प्रसाद, इन नेताओं का मानना था कि कांग्रेस गांधीवादी अब रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में भाग ले और कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस के कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाए, ताकि आगामी किसी आंदोलन में आम भारतीयों की भागीदारी पुनः हो सके। ये इन कांग्रेसी नेताओं का ऐसा मानना था। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी थे जो इसके पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उसी समय 1923 में विधान परिषद के चुनाव होने थे। विधान परिषद के चुनाव होने थे, तो कुछ कांग्रेसी नेता इन चुनाव में भागीदारी निभाना चाहते थे, राजनीतिक रूप से वो अपने आप को सक्रिय रखना चाहते थे। तो ऐसे ही कुछ नेता थे। इन नेताओं में की अगर हम बात करें तो इसमें पहले थे CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल। ये ऐसे नेता थे जिनका मानना था कि कांग्रेस चुनाव में भाग ले और विधान परिषद प्रवेश के माध्यम से अपने संघर्ष को जारी रखे। परंतु इसको तुरंत कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जब इस प्रोग्राम को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया गया और 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। गया अधिवेशन, इसमें यह प्रस्ताव लाया गया कि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या कोई भी कांग्रेस का नेता राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग नहीं लेगा। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर विधान परिषद में प्रवेश करके राजनीतिक संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। तो एक पक्ष धड़ा था, एक पक्ष जो था वो ऐसा था कांग्रेस का, कुछ ऐसे नेता थे जो गांधीवादी रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम को अपनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो विधान परिषद प्रवेश के माध्यम से राजनीतिक संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। जब 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में यह प्रस्ताव लाया गया कि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, तो इसलिए 1922 में ही CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में हम लोग प्रयागराज भी कहते हैं, नाम बदल गया है, वर्तमान सरकार ने इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो इलाहाबाद में मार्च 1923 में इन्होंने अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन किया। अखिल भारतीय स्वराज पार्टी, अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन किया। और ये जो अखिल भारतीय स्वराज पार्टी गठित की गई, अखिल भारतीय स्वराज पार्टी गठित की गई, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास, व इसके सचिव जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू। खैर, ये पार्टी चुनाव में भाग लेती है, 1923 के विधान परिषद चुनाव में भाग लेती है और लगभग केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 सीटें जीतती। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। मध्य प्रदेश में इसे स्पष्ट बहुमत मिलता है।
असम व संयुक्त प्रांत में ये दूसरी बड़ी पार्टी बन जाती है और ये राजनीतिक तौर पर विधान परिषदों में प्रवेश करके विधान परिषद प्रवेश लेकर ये यहां पर राजनीतिक संघर्ष को कायम रखती है। खैर, जब कांग्रेस की मुख्य कार्यकारिणी समिति ने देखा कि कांग्रेसी नेताओं ने रिजाइन कर दिया है, वो भाग लेना चाहते हैं, तो 1922 के गया अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन 1923 में त्वरित रूप से दिल्ली का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इसमें कांग्रेसी नेताओं को परिषद प्रवेश का अधिकार दे दिया जाता है और यह कहा जाता है कि कांग्रेसी नेता आगामी होने वाले चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसी आधार पर यह अखिल भारतीय स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना CR दास ने की थी और जो इस अखिल भारतीय स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, यह पार्टी भाग लेती है और जैसा कि मैं बता गया हूं कि केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 सीटें जीतती है और विट्ठल भाई पटेल को विधान परिषद में अपना अध्यक्ष बनवाने में सफल रहती है। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं, विट्ठल भाई पटेल। खैर, ये कार्यक्रम चल ही रहे होते हैं, लेकिन यहां पर मुख्य मुद्दा जो हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे चर्चा चल रही है, वो है हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। तो 1924 में जब गांधी जी को रिहा किया जाता है, तो 1924 में ही एक संयुक्त बयान पास होता है। 1924 में जब गांधी जी रिहा होकर आते हैं, तो 1924 में एक लाया जाता है प्रस्ताव, जिसको दास गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दास गांधी पैक्ट 1924 में आता है। यह दास गांधी पैक्ट एक्चुअली ये था कि इसमें CR दास, गांधी जी व मोतीलाल नेहरू का एक संयुक्त बयान होता है, जिसे हम दास गांधी पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ चीजें थी और चीजें ये थी कि इस दास गांधी पैक्ट में इसमें यह प्रावधान लाया गया था कि जो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उस अखिल भारतीय असहयोग कार्यक्रम को 1924 में स्थगित किया जाता है। मतलब ये कार्यक्रम, ये असहयोग का जो कार्यक्रम था, असहयोग कार्यक्रम इसे बोला गया, असहयोग कार्यक्रम अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। पहली चीज तो ये कही गई। दूसरी चीज ये कहा गया इसमें, इस दास गांधी पैक्ट में, कि अब कांग्रेसी नेता चुनाव में भाग ले सकते हैं और जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस की ही एक अभिन्न पार्टी बनकर विधान परिषद में अपनी भूमिका का निर्वाह करे। कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर जो ब्रिटिश हुकूमत कुछ ऐसे प्रावधान लेकर आती है जो ब्रिटिश हितों के विरुद्ध हैं, उनका वहां विरोध करे। कुल मिलाकर जो अखिल भारतीय स्वराज पार्टी है, जो CR दास ने गठित की थी 1923 इलाहाबाद में, जिसको मैं अभी बता चुका हूं, तो ये पार्टी अब कांग्रेस का ही अभिन्न अंग बनकर विधान परिषद में अपने दायित्वों का निर्वाह करे, यानी कांग्रेस की नीतियों को राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास करे। खैर, 1924 में दास गांधी पैक्ट होता है। इसके बाद में इस दास गांधी पैक्ट को 1924 में ही बेलगांव ये कर्नाटक में है एक्चुअली, बेलगांव कर्नाटक, इस दास गांधी पैक्ट को बेलगांव कर्नाटक में ही पुष्टि कर दी जाती है। इसकी दास गांधी पैक्ट की पुष्टि की जाती है और इस बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पहली बार गांधी जी करते हैं। गांधी जी, कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब की थी, तो गांधी जी ने पहली बार 1924 में बेलगांव कर्नाटक में है, इसकी पहली बार अध्यक्षता की थी और इसमें दास गांधी पैक्ट को अनुमति प्रदान कर दी जाती है। दास गांधी पैक्ट में जो प्रावधान था, ये कुल मिलाकर CR दास, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू का एक संयुक्त बयान को ही दास गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें इस बयान में कहा गया था कि असहयोग का कार्यक्रम अस्तित्व में अब नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग के रूप में विधान परिषद में कांग्रेस के नीति विचारों को वहां राजनीतिक मंच पर लाएगी और कोई भी ऐसे प्रावधान जो ब्रिटिश हुकूमत लाती, जो ब्रिटिश हितों के विरुद्ध होते हैं, उनका वो विरोध करेगी। खैर,
यहां तक बात आ जाती है 1924 में। 1924 की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। और एक प्रश्न यहां पर आता है, ये भी पूछा जा चुका, किसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और इसके बाद में एक जो मुद्दा आता है सदैव, कि गांधी जी ने किस वर्ष को मौन वर्ष घोषित किया था? तो गांधी जी ने 1926 का वर्ष, इसको मौन वर्ष घोषित करते हैं गांधी जी। मतलब बिना आवाज निकाले अपनी गतिविधियों को अंजाम देना। और अपनी गतिविधियों को अंजाम क्या दे रहे थे? कि दास गांधी पैक्ट जो 1924 में हुआ था, दास गांधी पैक्ट, ये जो 1924 में हुआ था, इसमें जो प्रावधान लाए गए थे मैंने बता दिया गया। इसमें एक और प्रावधान लाया गया था कि ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई थी। यानी बुनकरों का जो संघ था, मतलब चरखे का प्रसार करना, करघे का प्रसार करना और चरखा उत्पादित वस्त्रों का प्रयोग में लाना, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई थी। और गांधी जी की जिम्मेदारी पे दिया गया था कि आप चरखे और करघे का प्रचार प्रसार करेंगे। 1926 के वर्ष को फिर गांधी जी मौन वर्ष घोषित करते हैं। और इसके बाद एक घटना होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। वो घटना क्या होती है कि 1927 में साइमन कमीशन का आगमन होता है। 1927 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। और साइमन कमीशन के आगमन के साथ ही गांधी जी एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौटकर वापस आ जाते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1922 में, जब फरवरी 1922 से लेकर जब गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है मार्च में, यहां से लेकर 1927 तक लगभग 6 वर्ष तक गांधी जी सक्रिय रूप में राजनीति में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन निष्क्रिय तो कभी रहे ही नहीं गांधी जी, राष्ट्रपिता हमारे सदैव निरंतर ही लगे रहे संघर्ष में। लेकिन एक जो सक्रियता राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रही थी अखिल भारतीय आंदोलनों के रूप में, वहां ये 22 से लेकर 27 तक गायब रहती है गांधी जी की। कई मुद्दों को, जैसे करघे और चरखे के प्रचार प्रसार में लगते हैं, रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रमों के प्रसार प्रसार में लगते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन 1922 के बाद 1927 में जब साइमन कमीशन का विरोध प्रारंभ होता है, तो गांधी जी एक बार पुनः सक्रिय राजनीति में लौट कर आ जाते हैं। साइमन कमीशन, थोड़ी सी चर्चा हम लोग साइमन कमीशन पर करेंगे, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो गांधी जी पे चल रहा है, क्योंकि गांधीयन फेज के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसलिए जो इस दौर में जो छोटी छोटी घटनाएं आती जाएंगी, उन पर हम लोग क्रम से चर्चा करते जाएंगे। तो साइमन कमीशन क्यों आया था, ये सभी जानते हैं कि 1919, ये भी पूछा जा चुका है साइमन कमीशन से कई बार, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए कि साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था, साइमन कमीशन क्यों लाया गया था। तो हम जानते हैं कि 1919 में के अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम का प्रावधान लाया गया था। और इसी के तहत भारत में शासन का संचालन चल रहा था। इसी अधिनियम में एक आर्टिकल लाया गया था, आर्टिकल 84। इसमें यह कहा गया था कि अगले 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया जाना है। यानी 1919 में, 1919 में ये अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसके हिसाब से 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जानी थी। तो 1929 में जो है एक कमीशन का गठन किया जाना था, लेकिन इस कमीशन का गठन 2 वर्ष पहले कर दिया गया। उसके पीछे रीजन यह था कि इंग्लैंड में आम चुनाव होने थे, और जो वहां पार्टी थी, लिबरल पार्टी, वो आगामी जो पार्टी थी उसके ऊपर इस दायित्व को नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने 2 वर्ष पहले ही, यानी 1929 की जगह पर 1927 में एक कमीशन का गठन कर दिया गया। इसके जो चीफ थे
वो सर साइमन थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। भारतीयों के विरोध करने का कारण ये था कि इसमें जो 7 सदस्य थे वो श्वेत सदस्य थे, यानी ब्रिटिशर्स इसमें शामिल थे। केवल ब्रिटिश लोगों को 7 सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, कोई भारतीय नहीं था इसमें। तो पहला विरोध करने का कारण यह था। दूसरा था ये कि ये 2 वर्ष पहले गठित किया गया था, 7 सदस्य इसके श्वेत थे। साथ ही भारतीयों का यह भी मानना था कि ये जो कमीशन आ रहा है ये भारतीय संविधान की रूपरेखा को तय करेगा। अब भारतीय संविधान की अगर रूपरेखा तय करेगा तो भारतीय नेताओं का इसमें भी विरोध था कि भारत की ही कोई संस्था भारतीय संविधान की निर्मात्री हो सकती है। तो कुल मिलाकर साइमन कमीशन का विरोध होता है और इसमें हम जानते हैं कि जैसे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और इस साइमन कमीशन के दौरान ही जब भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जाता है, केवल 2 पार्टी होती है, एक मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। ये केवल साइमन कमीशन का विरोध नहीं करती, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां, वो ऑल इंडिया कांग्रेस हो, आई मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, इंडियन लिबरल फेडरेशन हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो साइमन कमीशन का विरोध करती है। तो इसी समय एक होते हैं मिस्टर बर्केनहेड, भारत सचिव होते हैं ये। जब भारतीय नेता साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध होते हैं, सभी राजनीतिक दल साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 वर्ष पहले गठित हुआ, 7 सदस्य इसके श्वेत थे और यह संविधान की समीक्षा के लिए एक तरीके से आया था, भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। तो भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। तो जब भारतीय राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे होते हैं और मुख्य रूप से कांग्रेस विरोध कर रही होती है, इस समय भारत सचिव होते हैं मिस्टर बर्केनहेड। ये भारत सचिव थे। ये सभी भारतीय राजनीतिक दलों को चुनौती देते हैं कि आप में अगर योग्यता है तो सर्वसम्मति से आप अपना एक संविधान बनाकर प्रस्तुत करें और ब्रिटिश हुकूमत आपके संविधान को स्वीकार करेगी। अब जब ये चुनौती भारतीय नेताओं को दे दी जाती है तो त्वरित रूप में 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक बुलाई जाती है और इसी में गांधी जी फिर से भाग लेते हैं। गांधी जी यहां पर एंट्री लेते हैं, गांधी जी का आगमन होता है और इसके बाद में 1928 में जब कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसमें नेहरू जी की, मिस्टर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 29 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। एक 29 सदस्यीय समिति गठित होती है जिसमें सभी राजनीतिक दल, मुस्लिम लीग के भी सदस्य होते हैं, इसमें हिंदू महासभा के भी सदस्य होते हैं, हिंदू महासभा के भी सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और ये विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर एक संवैधानिक ड्राफ्ट को बनाकर तैयार कर देती है। और जब इसको कांग्रेस पार्टी इस संविधान के ड्राफ्ट को बनाकर तैयार करती है और ब्रिटिश हुकूमत के सामने प्रस्तुत करती है तो ब्रिटिश हुकूमत इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अतः जाहिर सी बात है, एक मुद्दा फिर से कांग्रेस को मिल जाता है और फिर जो अगला मुद्दा मिलता है उसी आधार पर 1929 में जब कांग्रेस कमेटी द्वारा जो संवैधानिक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है, उसको जब एक्सेप्ट नहीं करती है ब्रिटिश हुकूमत, तो 1929 में जब अगला अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष गांधी जी चुने जाते हैं। मेन रूप से लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो गांधी जी चुने गए थे, लेकिन वो अपनी जगह पर मिस्टर जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा देते हैं और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करती है। यानी स्वराज के लक्ष्य से कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य पर आ जाती है। जैसे अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वशासन की मांग की गई थी, असहयोग आंदोलन में जो है स्वशासन से स्वराज पे आ गए थे, और अब लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग के प्रस्ताव को ले आया जाता है लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन के दौरान रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि किस नदी के तट पर जेएल नेहरू ने कब, तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जेएल नेहरू तिरंगा फहराते हैं और इसी के साथ
अगला स्टेप जो आता है, गांधी जी जनवरी 1930 में, उस समय जो भारत के वायसराय होते हैं उनका नाम होता है इरविन, इनके सामने 11 सूत्री मांगे रखते हैं और ये 11 सूत्री मांगों को जब इरविन रिजेक्ट कर देते हैं तो गांधी जी इसके बाद में, उसी के बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात करते हैं। तो अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ये मैंने एक बैकग्राउंड बताया कि असहयोग आंदोलन के बाद 6 वर्षों में जो एक सक्रिय राजनीति गांधी जी की चल रही थी वहां कुछ धीमापन आता है और 27 में साइमन कमीशन के विरोध के साथ ही गांधी जी की फिर से सक्रियता आती है, गांधी जी सक्रिय हो जाते हैं। 1928 में कांग्रेस, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी भाग लेते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना जाता है और अपनी जगह वो जेल नेहरू को अध्यक्ष बनवा देते हैं। इसके बाद में यहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित होता है और गांधी जी को आंदोलन छेड़ने की अनुमति दी जाती है, लेकिन कब? इससे पहले 1930 जनवरी 1930 में इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखते हैं। इरविन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एक्सेप्ट ना करने के बाद गांधी जी आंदोलन चलाने की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये 1930 से लेकर 1930 से 1934 तक रहेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है और अंततः हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी को लेकर जाएंगे। मुख्य मुद्दा यहां पर गांधी जी का है, गांधी जी से संबंधित हम लोग वार्ता कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।